नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीपीएस अड्डा पे। करंट अफेयर्स के इस सीरीज में हम प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक पत्रिका के अक्टूबर महीने के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो जो अक्टूबर महीने का प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक पत्रिका है उसके सारे राष्ट्रीय घटनाक्रम और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के साथ साथ जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उन सभी को डिटेल में आपके साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन की शुरुआत हम राष्ट्रीय घटनाक्रम से करते हैं। आज के लिए हमारा जो पहला न्यूज़ है वह है स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति का संदेश। इस न्यूज़ से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट है वो याद रखने वाली बातें हैं, वो ये दो चीज़ें आपको सिर्फ याद रखना है यहाँ से। वो ये पहला है कि 15 अगस्त 2021 को, ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो इस हिसाब से 15 अगस्त 2021 को जो स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाए तो वो कौन सा था? 75वां स्वतंत्रता दिवस था। इसके बाद जो दूसरा बिंदु आपको याद रखना है वो याद रखना है हमारे देश के राष्ट्रपति का नाम। तो वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति कौन हैं? तो वो हैं श्री रामनाथ कोविंद। तो इन दो बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है। पहला कि 75वां स्वतंत्रता दिवस हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। दूसरी चीज़, देश के हमारे राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद। दैट्स इट। इतनी बातें आपको इस पूरे न्यूज़ से आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला न्यूज़ क्या है? अगला न्यूज़ है स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री के संबोधन में सरकार की नीतियों का उल्लेख। एक चीज़ आपको मालूम होगा कि यहाँ देखिएगा लाल किले की प्राचीर से, ठीक है, तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी और इन्होंने 15 अगस्त 2021 को देश को संबोधित किया। तो आपको मालूम है कि अगस्त यानी 15 अगस्त को देश का संबोधन लाल किले के प्राचीर से पीएम के द्वारा होता है। तो आपको मालूम है कि 15 अगस्त को हमारे देश के पीएम जो हैं, 15 अगस्त को हमारे देश के पीएम लाल किले के प्राचीर से संबोधित करते हैं देश को। वहीं 26 जनवरी को हमारे देश के राष्ट्रपति राष्ट्र को संबोधित करते हैं। इन दो बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ देखिए 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित किया और देश में चल रहे विभिन्न नीतियाँ, जो सरकार के द्वारा नीति है, उसको डिस्कस किया। उसमें कई सारे नीतियों को डिस्कस किया और उसमें लाइक यहाँ पर देखिएगा किसानों को सशक्तिकरण की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबोधन में कहा कि छोटा किसान बने देश की शान। तो छोटा किसान बने देश की शान, यह हमारी सपना है। और उन्होंने बताया कि यह हमारी इसके लिए उन्होंने बताया कि 80% से अधिक किसान ऐसे हैं जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। तो इन बिंदु को आप ध्यान रखिएगा। अब अगला चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है वो ये वाला फैक्ट। वो कौन सा फैक्ट है कि लाल किले के प्राचीर से अब तक सबसे ज़्यादा बार यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो है झंडा फहराने का कार्य जो किया गया है वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया है। उसके बाद 16 बार जो है यह कार्य जो है इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया है और 10 बार लाल किले के प्राचीर से झंडा फहराने का कार्य जो है मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया है। तो ये तीनों के तीनों जो हैं वो कांग्रेस के लीडर रहे हैं। वहीं गैर कांग्रेसी की अगर हम बात करें तो श्री नरेंद्र मोदी 8 बार अब तक लाल किले के प्राचीर से झंडा फहरा चुके हैं। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी जी 6 बार। तो आपको ध्यान में रखना है कोई गैर कांग्रेसी सबसे ज़्यादा बार, यानी मोदी जी अगर 15 अगस्त को जो झंडा फहराएं तो वो कौन सा था? 8वीं बार। उसके साथ साथ आपको यहाँ ध्यान रखना है वो महत्वपूर्ण बिंदु वो ये है कि यहाँ पर देखिएगा एक नेशनल हाइड्रोजन मिशन, ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए नेशनल हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की घोषणा भी अपने इस संबोधन में प्रधानमंत्री ने की। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री के द्वारा कब किया गया था। तो प्रधानमंत्री के द्वारा नेशनल हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत सबसे पहले किस लिए किया गया? तो ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देने के लिए। दूसरी चीज़ कब किया गया? तो 15 अगस्त 2021 को जब देश को संबोधित कर रहे थे तब किया गया। अब यहाँ से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको एक मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। हो सकता है कि आगे आने वाले अगर आप बीपीएससी दे रहे हों या यूपीएससी दे रहे हैं तो इस तरह के नेशनल हाइड्रोजन मिशन पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। चलिए
अब अगला जो न्यूज़ आपको ध्यान में रखना है वो है आरक्षण हेतु विभिन्न जातियों को ओबीसी श्रेणी में डालने का अधिकार राज्यों को भी अब प्राप्त हो गया है। और यह जो अधिकार है वह संविधान के 105वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि यह 105वां संविधान संशोधन जो है क्या कैसे आया, इसके लिए एक बिल पारित किया गया था। 127वां संविधान संशोधन विधेयक संसद के अनुमोदन के पश्चात यह 105वां संविधान संशोधन किया गया। संविधान में संशोधन करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, एक बिल पारित किया जाता है। बिल पारित करने के बाद उसको लोकसभा और राज्यसभा से पारित होना होता है। जब वह लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो जाता है तब वहाँ से बिल जो है वो राष्ट्रपति के अनुमति के लिए चला जाता है। जैसे ही राष्ट्रपति अपना अनुमति दे देते हैं तो वह बिल जो है संविधान संशोधन में परिवर्तित हो जाता है। और इस प्रकार से 105वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, इस तरह का प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो अब आपको मालूम चला गया कि 105वां संविधान संशोधन का जो संबंध है वह राज्यों को यह अधिकार उसमें दिया गया है। क्या दिया गया है अधिकार, यह राज्यों को अधिकार दिया गया है कि अब राज्य भी ओबीसी को इसमें डाल सकते हैं, यानी राज्य की पिछड़ी जातियों की सूची तैयार करने का अधिकार अब मिल गया है। क्या इससे पहले था राज्यों के पास? जी हाँ, बिल्कुल था, लेकिन बीच में क्या हुआ था, इसको बंद कर दिया गया था। आइए दिखाते हैं हम आपको। यहाँ देखिएगा, इस बिंदु पर थोड़ा सा गौर फरमाइए। यहाँ क्या है कि पूर्व के वर्षों में केंद्र व राज्य केंद्र शासित दोनों ही ओबीसी की अलग अलग सूचियाँ बनाते थे। ठीक है, पहले क्या था, दोनों अलग अलग सूचियाँ बनाते थे, किंतु 2018 में हुए 102 संविधान संशोधन के द्वारा संसद को ही यह अधिकार दिया गया था। तो 102वां संशोधन था संविधान का, उसमें यह कर दिया गया था। और 102 जो संविधान संशोधन हुआ था वह 2018 में हुआ था। तो 2018 में यह फैसला लिया गया कि यह अधिकार सिर्फ सेंटर को दिया जाए। लेकिन फिर से 2021 में एक संविधान संशोधन किया जिसका नाम है 105वां संविधान संशोधन, और उसमें यह लिस्ट जारी करने का जो अधिकार है वह राज्यों को भी दे दिया। इतनी बातें बस आप ध्यान में रखिए। चलिए, अब अगला जो बिंदु है वो रामसर कन्वेंशन से है। अब रामसर कन्वेंशन क्या है उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अगला जो पॉइंट आपको याद रखना है वो यह कि भारत के 4 और आर्द्र भूमि जो हैं, 4 और आर्द्र भूमि क्षेत्र रामसर स्थलों की सूची में शामिल हो गया। अब आपको यहाँ पर क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि एक तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आर्द्र भूमि क्षेत्र क्या होता है। दूसरा चीज़ आपको जानना चाहिए कि ये रामसर साइट क्या है। ठीक है, तो अब आइए यहाँ पर नमी या दलदलीय भूमि क्षेत्र वाले जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से जल से भरा रहता है आर्द्र भूमि कहलाता है, यानी वेटलैंड कहलाता है। आर्द्र भूमि को हम क्या बोलते हैं, वेटलैंड बोलते हैं। ओके, तो नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से जल से भरा रहता है उसको आर्द्र भूमि क्षेत्र कहलाता है। वह भारत की 4 और आर्द्र भूमियाँ यानी वेटलैंड को रामसर स्थल में रामसर साइट के रूप में मान्यता प्राप्त किया गया है। और वो 4 स्थल कौन है, ये गुजरात के 2 स्थल हैं। गुजरात के 2 स्थल में पहला है थोल झील, क्या है, थोल लेक, और दूसरा है बाधबना। ठीक है, दूसरा क्या है, बाधबना और थोल लेक, ये दोनों गुजरात में हैं। इसके अलावे 2 है, वह है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, हरियाणा में। और चौथा जो है वह है भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य। तो तीसरा हो गया सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और चौथा हो गया भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये दोनों जो सुल्तानपुर और भिंडावास जो है वह हरियाणा में है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर देश में रामसर स्थलों की कुल संख्या जो है अब वो कितना हो गया है, 46 हो गया है, जिसके अधीन कुल आच्छादित क्षेत्र जो है वो कितना हो गया है, यहाँ पर देख लीजिए 10,83,322 हेक्टेयर। ठीक है, और यह पहला अवसर है जब हरियाणा के किसी आर्द्र भूमि क्षेत्र को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। अब ये आपको जो याद रखना है वो ये कि रामसर स्थल है क्या। देखिए, ये इस तरीके से वेटलैंड को बचाने के लिए 1971 में यानी 2 फरवरी 1971 को ईरान का एक शहर है जो कि कैस्पियन सागर के तट पर स्थित है, रामसर शहर इसको बोलते हैं। वहाँ एक मीटिंग हुआ था और इसी के लिए इसको हम रामसर कन्वेंशन बोलते हैं। तो ये ईयर आपको याद रखना है कि रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, 2 फरवरी 1971 को। कभी कभी इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है कि
वेटलैंड दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, यानी आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी आपका आंसर हो जाता है। तो ठीक है, रामसर स्थल पृथ्वी के ऐसे आर्द्र भूमि क्षेत्र है जो जैव विविधता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा जिन्हें यूनेस्को की रामसर संधि के तहत रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है ताकि उनका संरक्षण किया जा सके। तो इतनी बातें आई होप आपको समझ में आई होगी। रामसर कन्वेंशन को याद रखिएगा, 2 फरवरी 1971। अब थोड़ा सा एक नज़र हम दौड़ाएंगे कि कौन कौन से भारत के स्थल है जो रामसर सूची में शामिल है। यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको आप मगअप कर जाइएगा, कोशिश कीजिएगा मगअप करने का, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होगा, इसमें कोई समझना नहीं है, स्थल का नाम आपको याद रखना है। तो देख लीजिए एक बार, मैं आपको बता दूं कि अष्टमुडी वेटलैंड कहाँ है, केरला में है। ब्यास संरक्षण पंजाब में है। भितरकनिका जो है उड़ीसा में है। भोज वेटलैंड भोज आपको मालूम है मध्य प्रदेश में है। चंद्राताल हिमाचल प्रदेश में है। चिल्का लेक उड़ीसा में है। डिपोर बिल असम में है। और पूर्वी कोलकाता वेटलैंड पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता से आपको मालूम चला गया। हरिके पंजाब में है। और होकरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर में है। कांजली पंजाब में है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। वहीं केशोपेर मयानी जो है पंजाब में है। और कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में है। लोकटक लेक मणिपुर में है। नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है। नंदूर मदमहेश्वर महाराष्ट्र में है। नंगल वन्यजीव पश्चिम अभ्यारण्य जो है वह है पंजाब में है। और नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में। पार्वती आगरा जो है वह भी उत्तर प्रदेश में है। वहीं पॉइंट किलिमेरे वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, पॉइंट किलिमेरे तमिलनाडु में है। और पोंग बांध और रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा यहाँ देखिएगा रोपड़ वेटलैंड जो है, रोपड़ वेटलैंड कहाँ पर है, रोपड़ वेटलैंड पड़ता है आपको पंजाब में। उसके बाद रुद्रसागर झील भी त्रिपुरा में है। और समन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। रुद्रसागर को याद रखिएगा, त्रिपुरा। समन पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, सांभर राजस्थान। सैंडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। सरसई नवर झील उत्तर प्रदेश देखिएगा। सुरिनसर मानसर ये जम्मू कश्मीर में है। तसो मुररी लद्दाख में है। ऊपरी गंगा उत्तर प्रदेश में है। बेम्बनाद केरल में है। बूलर लेक जम्मू कश्मीर में है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। आसन बैराज उत्तराखंड में है। वहीं कबर झील यानी कबर ताल बिहार में है और यह बेगूसराय में है। लोनार लेक जो है महाराष्ट्र में है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। सूर सरोवर उत्तर प्रदेश में है। तसोकर वेटलैंड जो है वो लद्दाख में है। थोल गुजरात में है। बाधवना गुजरात में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। और भिंडावास जो अभी हाल ही में शामिल हुआ वह भी हरियाणा में है। तो ये दोनों जो है अभी हरियाणा से शामिल हुआ और यह पहली बार था जब कोई स्थल हरियाणा से शामिल हुआ है। तो वो कौन कौन से है, सुल्तानपुर और भिंडावास। तो इन बिंदुओं को आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। अब अगला न्यूज़ जो है वह डिफेंस से संबंधित है। वो क्या है, शॉर्ट में चलेंगे, इसमें कुछ खास नहीं है। आपको बता दूं कि रूस से भारत AK-103 राइफल खरीद रहा है। तो आपने AK-47 का नाम सुना होगा। तो अब ध्यान रखिएगा, अब आपको ध्यान में रखना है AK-103। तो AK-103 जो है भारत रसिया से खरीद रहा है। किससे खरीद रहा है, रसिया से खरीद रहा है। हमारे पास इंसास राइफल था मेड इन इंडिया, और इंसास का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम। क्या होता है, इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम्स, जो कि 1996 से, ठीक है, 1996 से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ देखिएगा इंसास का इस्तेमाल भारतीय सेना में 1996 से किया जा रहा है। अब 203 राइफलों का निर्माण जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को दे दिया गया है, यानी AK-103 राइफल का निर्माण के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को दे दिया गया है, जो कि रूस के साथ हमने करार किया है कि मेक इन इंडिया के तहत इसको बनाया जाएगा इंडिया में। चलिए, तो आपको ध्यान में रखना है कि AK-103 राइफल जो है इंडिया जो है कौन से देश से खरीदा, तो यह जो समझौता हुआ है रूस के साथ हुआ है। अगला जो न्यूज़ है हमारा वो है GSLV F10 से। तो GSLV F10 के जरिए हाल ही में पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-3 का प्रक्षेपण किया गया था और यह प्रक्षेपण असफल हो गया। तो आपको याद रखना है कि GSLV F10 के जरिए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-3 का प्रक्षेपण किया गया था और यह विफल हो गया। आपको मैं एक चार्ट दिखा देता हूँ, डाटा दिखा देता हूँ कि कौन कौन से सफल हुए हैं GSLV का प्रक्षेपण और कौन कौन से असफल हुए। इसको एक बार वीडियो को पॉज करके गो थ्रू हो लीजिएगा और एक बार देख लीजिएगा कि कौन कौन से सफल हुए हैं और कौन कौन से असफल हुए। ये पूरा लिस्ट है
और ये पूरा लिस्ट एक बार गो थ्रू जरूर हो लीजिएगा, राइट। अगला न्यूज़ देखते हैं हम। अगला न्यूज़ क्या ध्यान में रखना है, अगला न्यूज़ है न्यू स्क्रैप पॉलिसी से, ठीक है। तो न्यू स्क्रैप नीति घोषणा किया गया था, आपको मालूम है। अब इसके तहत क्या कहा गया है कि फिटनेस टेस्ट पर खरा ना उतरने वाले मोटर वाहनों का पंजीकरण जो है, रजिस्ट्रेशन जो है वो रद्द कर दिया गया है। सो आपको याद रखना है कि न्यू स्क्रैप पॉलिसी कब लॉन्च किया गया है। तो न्यू स्क्रैप पॉलिसी यहाँ देखिएगा कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 13 अगस्त 2021 को गुजरात के गांधीनगर में किया गया था। गुजरात के गांधीनगर में न्यू स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा किया गया था और इस घोषणा के तहत फिटनेस टेस्ट पर खरा ना उतरने वाले मोटर वाहनों का पंजीकरण अब निरस्त कर दिया जाएगा। सो यू नीड टू रिमेंबर ये स्क्रैप पॉलिसी कब घोषणा किया गया था। सो 13 अगस्त 2021 को गुजरात के गांधीनगर से, दैट्स इट। चलिए अगला जो है, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं यहाँ से कि इस पर इम्फेसाइज करते हुए जब नरेंद्र मोदी जी ने न्यू स्क्रैप पॉलिसी एक लॉन्च किया था तो वहाँ पर ये चीज़ें बातें कही गई। तो न्यू स्क्रैप पॉलिसी को लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कचरे से कंचन यानी वेस्ट टू वेल्थ अभियान की तथा सर्कुलर इकोनॉमी की महत्वपूर्ण कड़ी बताया और कहा रीयूज, रिसाइकल तथा रिकवरी के सिद्धांत पर चलना है, ठीक है। तो ये जो वेस्ट टू वेल्थ वाला जो अभियान है वो न्यू स्क्रैप पॉलिसी को लॉन्च करते हुए यानी गांधीनगर से जब 13 अगस्त 2021 को न्यू स्क्रैप पॉलिसी लॉन्च कर रहे थे तो उसी समय ये बातें बोली थी। अब आगे वाला न्यूज़ देखते हैं कि आगे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ होने वाला है। सो अगला जो न्यूज़ है वो ये कि 1 जुलाई 2022 से, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 1 जुलाई 2022 से देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन पर, भंडारण पर और इस्तेमाल पर पूरी तरीके से बैन लग जाएगा। और वो डेट कब है, 1 जुलाई 2022 से। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर ये पूछता है कि कब से देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, भंडारण व इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा तो 1 जुलाई 2022 होगा। अगला न्यूज़ देखिएगा, अगला न्यूज़ है देश में बुजुर्गों के जीवन काल के बेहतर गुणवत्ता के मामले में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और चंडीगढ़ अपनी श्रेणियों में अग्रणी। और जो ये जो रिपोर्ट है वह जारी किया गया है इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर का एक इकोनॉमिक एडवाइजर समिति होता है, उसकी के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है। तो ध्यान में बस यहाँ पर आपको क्वेश्चन में नीति आयोग इस तरीके से कुछ इंस्टीट्यूशन दे देगा और पूछेगा कि यह जो रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी किया गया है। तो कन्फ्यूजन नहीं है होना चाहिए। आपको मैं बता दूं कोई क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ओल्ड, ठीक है। तो ओल्ड एज के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ का जो रिपोर्ट है वो इकोनॉमिक एडवाइजरी कमिटी अर्थात काउंसिल, ठीक है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जारी किया गया है। अब यहाँ पर देखिएगा कि कौन कौन से स्थान का स्कोर क्या रहा। ये इसमें जो आप देख रहे हैं कि राजस्थान टॉप पर है, उसके बाद महाराष्ट्र और बिहार का स्थान जो है वो नंबर 3 पर है। तो ये बिंदु को आप ध्यान रखिएगा। बुजुर्गों अपेक्षाकृत बुजुर्ग आबादी वाले राज्यों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश नंबर 1, उत्तराखंड नंबर 2, हरियाणा नंबर 3। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हैं। तो आपको टॉप 3 याद रखना चाहिए, ठीक है। ये बिंदु आप यहाँ पर याद रखिए। ओके, अगला न्यूज़ क्या है आपके लिए उसको हम देखते हैं। तो यहाँ से बस उतना ही ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट था कि ओके। अब आ गया अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो अब तक आपने काफ़ी न्यूज़ जो राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित था उसे देखा। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर अब तक बताए हुए चीज़ों में कोई कन्फ्यूजन हो या पूरे वीडियो के दरमियान कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपको मैं समझाने का प्रयत्न करूंगा। अगर कहीं भी आपको लग रहा होगा कि इस बिंदु पर हमें समझ में नहीं आया। चलिए, आप आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा तभी हमको आपको अच्छा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट कोई वीडियो हमारे चैनल पर अगर अपलोड किया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई वीडियो मिस ना करें। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत हम देखते हैं कि कौन सा न्यूज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है
अब यहाँ देखिएगा, पहला है अमेरिका व सहयोगी देश की सेनाओं की अफगानिस्तान से वापसी के पश्चात सत्ता अब तालिबान के हाथों में। तो ये भली बात ही आपको मालूम है, यू ऑल आर अवेयर कि अमेरिकी सेना वापस बुला लिया गया है। और इस वापसी बुलाने का जो कार्यक्रम था वह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यह घोषणा किया गया था, लेकिन इसको पूरा किया गया अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन जी का। तो अमेरिका के एक चीज, अब जो दो बिंदु याद रखना है कि अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। दूसरी चीज, अफगानिस्तान से सेना वापस बुला लिया गया और अफगानिस्तान पर तालिबान का अधिकार हो गया। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ था? काबुल। ओके, अब यहाँ से हमें अब कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो अगला न्यूज है। ये हो गया, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक बिंदु थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ जो कि आपको फ़ायदा करेगा। वैसे आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ देखिएगा, 1996 से 2001 के दौरान अफगानिस्तान में सत्ता में रहे तालिबान की एक बार पुनः सत्ता में वापसी अगस्त 2021 में हुई है। तो ये पूरा स्टोरी आप एक बार वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि 20 वर्ष के अफगानिस्तान के प्रवास के दौरान अमेरिका ने अफगानिस्तान की सेना प्रशिक्षण, ये सब स्टोरी है, इसे आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको प्रश्न बता दिया। अब जो अगला न्यूज है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो है भारत के पर्सपेक्टिव में अफगानिस्तान के संबंधों का दिशा और निर्देश। यहाँ देखिएगा, भारत अफगानिस्तान संबंधों की नई दिशा पर प्रश्न चिन्ह। अब ये एक क्वेश्चन मार्क लग गया है कि अफगानिस्तान और भारत के जो संबंध है उस पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। जैसा कि आपको मालूम है कि भारत का अफगानिस्तान के साथ काफ़ी व्यापारिक निवेश था और हमारे जो संबंध थे वह काफ़ी अच्छे थे और हमने काफ़ी निवेश वहाँ कर रखा था। तो उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमने अफगानिस्तान में किया था। तो अब प्रश्न वही उठ रहा है कि इन सभी का क्या होगा। जो भारत ने इन्वेस्ट किया है इतने सारे पैसे अफगानिस्तान में, तो अब क्या करना चाहिए? क्या भारत को तालिबान के साथ वार्तालाप करना चाहिए? तो आइए हमने क्या क्या बनाया वहाँ। देखिए, सलमा डैम अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में 42 मेगावाट की क्षमता वाले बांध का निर्माण भारत के द्वारा कराया गया था और अफगानिस्तान भारत मैत्री बांध के नाम से इसको जाना जाता है। तो सलमा डैम को हम भारत अफगानिस्तान मैत्री बांध के नाम से भी जाना जाता है और इसका निर्माण 2016 में पूरा हुआ था। तो याद रखिएगा, सलमा डैम का निर्माण भारत के द्वारा अफगानिस्तान में करवाया गया था, लेकिन वर्तमान में अफगानिस्तान में तालिबान का राज है। संसद भवन का निर्माण भी हमने काबुल में करवाया था और इसमें $9 करोड़ की लागत से निर्मित इस भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में किया था। इस भवन के एक ब्लॉक का नामकरण भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर भी किया गया है। अगला है वह है अस्टोर पैलेस का नवीकरण। काबुल स्थित ऐतिहासिक अस्टोर पैलेस, यहाँ देखिएगा, स्टोर पैलेस का नवीकरण भारत के सहयोग से और इसका उद्घाटन 2016 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। इसके बाद जो है वह है जरांग डेलाराम राजमार्ग। तो जरांग डेलाराम राजमार्ग देखिए, अफगानिस्तान ईरान सीमा के निकट जरांग डेलाराम को जोड़ने के लिए 218 किलोमीटर का राजमार्ग का निर्माण BRO के द्वारा किया गया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया था। तो ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो भारत ने अफगानिस्तान में किए थे। इसके अलावा यहाँ देखिएगा, विद्युत के क्षेत्र में भी सहायता भारत ने पहुंचाया था। तो विद्युत के क्षेत्र में सहायता में क्या है आपको मैं बता दूं, यहाँ देखिएगा ये न्यूज़। तो विद्युत के क्षेत्र में सहायता अफगानिस्तान में विद्युत एवं संचार के क्षेत्र में विकास हेतु बघलान प्रांत की राजधानी पुल ए खुमरी में एक 220 kV DC ट्रांसमिशन लाइन की स्थापना भारत के द्वारा किया गया था। परिवहन के क्षेत्र में शहरी परिवहन की सहायता के लिए 400 बसें और 200 मिनी बसें अफगानिस्तान को उपहार में भारत को द्वारा उपलब्ध करवाई गई थी। इसके अलावा काबुल में बच्चों के चिकित्सा के लिए इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड हेल्थ की स्थापना भी भारत के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो काबुल में बच्चों को हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड हेल्थ की स्थापना किया गया था भारत के द्वारा। तो इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम जो है भारत के द्वारा किया गया है। तो एक इस तरीके से जब आप किसी के सामने भारत और अफगानिस्तान के रिलेशन पर चर्चा कर रहे होंगे तो इन सारे बिंदुओं को आपको डिस्कशन करना चाहिए। इससे आपका जो लॉजिकल जो आंसर होगा वो एक लॉजिक तरीके से होगा।
अब आइए आसियान के क्षेत्र में क्षेत्रीय फोरम की बैठक में भारत की भागीदारी। अब सबसे पहला तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि ये आसियान है क्या, राइट। तो उन सभी को डिस्कस करेंगे, आसियान के बारे में हम बताएंगे। उसके साथ साथ आपको मैं बता दूं, सबसे पहले ये न्यूज़ बता दूं कि क्या है ये न्यूज़। यहाँ देखिएगा थोड़ा सा, ओके। यहाँ देखिए दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन, तो आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में होता है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन। और इसकी जो 28वीं बैठक है उसका अध्यक्षता ब्रुनोई के द्वारा किया गया। ये वर्चुअल तरीके से हुआ है। इसकी जो बैठक है वो वर्चुअल यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई है, लेकिन इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? ब्रुनोई के द्वारा किया गया, राइट। और यह 28वां बैठक था। इसमें आप देखेंगे कि विदेश मंत्रियों का यह बैठक था और इसमें जो भारत की ओर से नेतृत्व किए थे वो थे विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने नेतृत्व किया था, राइट। तो आपको आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आसियान के बारे में कुछ पॉइंट। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म होता है और इसका जो स्थापना हुआ है वह कब हुआ था? 1967 में हुआ है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है जकार्ता। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। और ये 10 मेंबर का एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री का ग्रुप है आसियान, और इसकी स्थापना 1967 में जकार्ता। और ये जकार्ता कहाँ है? आपको मालूम है, इंडोनेशिया में। सो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इज एन इकोनॉमिक यूनियन। ये क्या है? इकोनॉमिक यूनियन है। ये भी ध्यान रखिएगा, पॉलिटिकल यूनियन नहीं है ये, यह है इकोनॉमिक यूनियन, राइट। तो आसियान के बारे में अब तक आपने क्या देखा उसको एक बार मैं बता दूं। अब तक आपने देखा आसियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, स्थापना 1967 में, हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में। इसके अलावा आपने देखा कि यह एक इकोनॉमिक यूनियन है और 10 मेंबर का ग्रुप है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, राइट। तो इतनी बातें आपको यहाँ पर ध्यान देना है। और इस बार जो आसियान के क्षेत्रीय फोरम की जो बैठक हुआ था वो ब्रुनई के द्वारा होस्ट किया गया और यह 28वीं बैठक है। इसमें भारत की ओर से विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने भाग लिया। अगला न्यूज़, चलिए अगला न्यूज़ देख लेते हैं। अगला न्यूज़ है जलवायु परिवर्तन के संबंध में आईपीसीसी की ताज़ा रिपोर्ट जो जारी किया गया है उसमें क्या कहा गया है। उसमें अब मैं आपको बता दूं कि आईपीसीसी का पहले तो फुल फॉर्म आपको मालूम होना चाहिए। तो आईपीसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या होता है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, राइट। और इसके जो फाउंडर थे, इसका स्थापना हुआ था 1988 में। कब हुआ था? थोड़ा सा बेसिक जान लीजिए आईपीसीसी के बारे में। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, और यह एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि यूनाइटेड नेशन का है। किसका है? यूनाइटेड नेशन का एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवांसिंग नॉलेज ऑन ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट्स, यानी मानव के द्वारा जनित क्लाइमेट चेंज से संबंधित चीज़ों पर यह अध्ययन करता है। कौन? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसका स्थापना 1988 में बर्ट बोलिन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बर्ट बोलिन के द्वारा किया गया था, राइट। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा। और आई होप आपको मालूम ही होगा कि जेनेवा कहां है? स्विट्जरलैंड में है, राइट। चलिए, तो हमने क्या देखा कि आईपीसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसकी स्थापना 1928 में बर्ट बोलिन ने किया था और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो ये बेसिक चीज़ें। अब हम चलते हैं जो न्यूज़ में है। वो न्यूज़ में क्या है? रिपोर्ट। तो न्यूज़ में रिपोर्ट क्या कह रहा है?
वो चीज़ों पर देखिए। ओके, तो आइए हम रिपोर्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ओके, नाउ मूव। यहाँ देखिए, सबसे पहले तो इसका शीर्षक आपको याद रखना है। शीर्षक क्या है? शीर्षक ये है कि क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिक्स। ठीक है, ये इस थीम है, इसका इस रिपोर्ट का थीम है। और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। तो मोटा मोटी यहाँ देख लीजिए, इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पिछले 2000 वर्षों में तापमान में उतना नहीं बढ़ा है जितना कि पिछले 50 वर्षों में बढ़ा है। जैसा कि आपको मालूम ही है कि आईपीसीसी का मैंने आपको बताया कि कार्य क्या होता है। यह यूनाइटेड नेशन का एक बॉडी है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवांसिंग नॉलेज ऑन ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज। ह्यूमन इंड्यूस्ड यानी मानव जनित क्लाइमेट चेंज के पर यह अध्ययन करता है। तो वही कह रहा है कि पिछले 2000 वर्षों में तापमान में उतना नहीं बढ़ा है जितना कि 50 वर्षों में बढ़ा है। और तथा वर्ष 2019 में वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है सब तक का सर्वाधिक रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि वर्ष 2015 में तो पेरिस कन्वेंशन हुआ था। क्या हुआ था? पेरिस कन्वेंशन कब हुआ था? 2015 में। पेरिस कन्वेंशन में क्या कहा गया था? पेरिस कन्वेंशन में यह कहा गया था कि तापमान को फर्दर क्या करना है, 2 डिग्री के अंदर रोकना है। और इसमें कहा गया था कि वृद्धि को पूर्व औद्योगिक समय की तुलना में 2 डिग्री से कम करना है और यथासंभव हो सके तो वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही सीमित रखने का लक्ष्य इसमें निर्धारित कहा गया है। रिपोर्ट के अनुसार पेरिस समझौते में सरकारों के द्वारा कार्रवाई में तेजी लाने के लिए स्पष्ट रूप से रूपरेखा तैयार की गई है, किंतु चिंता की बात यह है कि प्रदूषक देश इस समझौते को अनदेखी करते हुए 2015 में किए गए अपने वायदों को भूल रहे हैं, जिससे तापमान की वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य प्राप्ति नहीं किया जा सकेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस स्थिति में इस सदी के अंत तक तापमान में औसतन 4.4 डिग्री तक का वृद्धि हो जाएगा और लोगों को भयानक गर्मी झेलनी पड़ेगी। अगले 2 दशकों में तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस का वृद्धि होगा। यहाँ देखिए कि वृद्धि की बात जो है वो रिपोर्ट में किया गया है, जिससे ग्लेशियर भी पिघलेंगे और इनके पानी मैदानी समुद्री क्षेत्रों में तबाही लाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को में मजबूत व सतत कटौती किए जाने से जलवायु परिवर्तन सीमित हो सकेगा तथा हवा की गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी संबंधी लाभ जहां तेजी से सामने आएगा, वहीं वैश्विक तापमान भी स्थिर होने से 20 से 30 वर्ष लग सकते हैं। तो ये सब चीज़ों पर डिस्कस किया गया था। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। इस बिंदु को एक बार देख लीजिएगा। अब हम चर्चा करेंगे, अगला जो न्यूज है वह है एससीओ से। तो एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, तो संघाई सहयोग संगठन के बारे में आप लोगों को मालूम होगा, आई होप। ठीक है, तो संघाई सहयोग संगठन का क्या हुआ है? कृषि मंत्रियों के वर्चुअल बैठक में भारतीय कृषि मंत्री की भागीदारी। अब इसको हम देखेंगे, यहां पर देखिएगा, संघाई सहयोग संगठन, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कृषि मंत्रियों में तजाकिस्तान, ये कहां पर बैठक हुआ? तजाकिस्तान की मेजबानी में यह हुआ। ठीक है, एससीओ के कृषि मंत्रियों की वर्चुअल यहाँ देखिएगा, आजकल तो कोई फिजिकल मीटिंग हो ही नहीं रहा ना कोविड के कारण, तो वर्चुअल मीटिंग जो है, लेकिन इसका होस्टिंग कौन किया था? तजाकिस्तान ने किया था। 12 अगस्त 2021 को संपन्न हुआ और वर्चुअल तरीके से इस बैठक में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कौन किए थे? भारत के कृषि मंत्री के द्वारा किया गया था। और भारत के कृषि मंत्री का नाम क्या है? श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं भारत के कृषि मंत्री। तो इन्होंने भाग लिया और इसमें कहा गया है, उन्होंने कहा है कि 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने के लक्ष्य करने के उद्देश्य सरकार ने जल संसाधनों को उपयुक्त उपयोग को बढ़ावा, सिंचाई के लिए नया बुनियादी ढांचा बनाने के लिए और उर्वरक के संतुलित उपयोग के साथ साथ
मिट्टी की उर्वरता को संरक्षित करने के लिए बाजार तक कनेक्टिविटी प्रदान करने के बुनियादी ढांचे पर आदि पर काम कर रहे हैं। तो अब आपको यहाँ से जो चीज़ें याद रखनी है वो ये, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, थोड़ी सी चर्चा जो किया गया है वह ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन का संबंध आपको मालूम है कि किससे है? अन्न उत्पादन से, खासकर गेहूं। श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति आपको मालूम है किससे है? दूध उत्पादन से है। वहीं नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। तो ये तीनों रिवॉल्यूशन को आप याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब आपको मैं बता दूं कि यहाँ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो याद रखना था, एक तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, एससीओ की बैठक, ठीक है। तो एससीओ के कृषि मंत्रियों की जो बैठक हुआ वह किसके होस्टिंग में हुआ? तजाकिस्तान। दूसरी चीज, भारत की ओर से कौन भाग लिए? भारत के कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर। उसके बाद जो आपको ध्यान में रखना है वो ये व्हाइट रिवॉल्यूशन, मिल्क का संबंध किससे? मिल्क से। ग्रीन रिवॉल्यूशन अनाज से, और एक और क्या था? ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जो ब्लू रिवॉल्यूशन, क्या था? ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? फिश से है। इतनी बातों आपको ध्यान में रखना है। अब थोड़ा सा हम और चर्चा कर लेंगे यहाँ पर, जब आ ही गए हैं तो एससीओ के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एससीओ क्या है? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या? जैसा कि आपको मालूम है कि यह एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 2001 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 2001 में यह क्रिएट किया गया था। क्या भारत इसका मेंबर, फाउंडिंग मेंबर है? नहीं। तो प्रायर टू द क्रिएशन ऑफ एससीओ इन 2001 कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रसिया और तजाकिस्तान इसके मेंबर थे। ठीक है, कितने मेंबर थे? 5 मेंबर थे। कौन कौन? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान इसके मेंबर थे। उसके बाद आप देखेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान जो इसका मेंबर बना, कब? 2017 में। और ईरान इसका 9वां मेंबर बना, जो कि नया मेंबर है। ठीक है, तो इंडिया, और उससे पहले संघाई का जो मेंबर बना था वो था उज्बेकिस्तान भी बना था। तो आपको मैं बता दूं मेंबर कंट्री का नाम अब टोटल कितने हो गए? 9। तो एससीओ में टोटल 9 देश हैं। एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, टोटल मेंबर 9। ठीक है, और इसके जो मेंबर हैं वो हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, चाइना, तजाकिस्तान, ठीक है, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के अलावे इंडिया एंड पाकिस्तान, और इंडिया पाकिस्तान दोनों साथ साथ कब बने थे? 2017 में एससीओ का मेंबर बने थे। इसके अलावा मैं बता दूं कि लेटेस्ट में जो मेंबर बना है, 9th मेंबर एससीओ का, वह बना है ईरान। इस बिंदु को आप ध्यान में रखिएगा। सो टोटल 9 मेंबर हैं इसके, किसके? ईरान के। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और संघाई पैक्ट भी आप बोलते सकते हैं, एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी अलायंस है। क्या है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी अलायंस है। तो सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, ध्यान रखिएगा, यूपीएससी में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है? पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और
सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, आई होप आपको समझ में आई होगी। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर पूछेगा तो क्या बताएंगे आप? हेडक्वार्टर कहाँ है एसीओ का? एसीओ का हेडक्वार्टर है बीजिंग में। बीजिंग कहाँ है? चाइना में। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वह बीजिंग चाइना में है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला न्यूज़ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। अगला न्यूज़ देखिएगा। अगला न्यूज़ है, चलिए तो अगला जो न्यूज़ है वो है इब्सा से। वो इब्सा, यहाँ देखिएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इब्सा के पर्यटन मंत्रियों का बैठक हुआ। तो आपको बस दिमाग में यह आ रहा होगा कि इब्सा क्या है। तो सबसे पहले इसी के बारे में जान लेते हैं। आई फॉर इंडिया, बी फॉर ब्राज़ील, एस ए मतलब साउथ अफ्रीका। तो इब्सा एक क्या है? इब्सा इज अ ट्राइलैटरल डेवलपमेंटल इनिशिएटिव। अब ये ट्राइलैटरल डेवलपमेंटल इनिशिएटिव किसके किसके बीच में होता है? वो होता है इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के बीच में, राइट। तो इसी के बीच में एक टू प्रमोट साउथ कोऑपरेशन एंड एक्सचेंज, ठीक है, किसके लिए? टू प्रमोट साउथ कोऑपरेशन एक्सचेंज। तो अभी हाल ही में इब्सा के बारे में आपने जान लिया, और इसकी शुरुआत जो है, स्थापना की जो शुरुआत है वो 2003 में किया गया था। तो इब्सा जो है ना, इब्सा के पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुआ था, और भारत की ओर से श्री जी किशन रेड्डी जी की अध्यक्षता में बैठक जो है वह संपन्न हुआ। और इसमें कोविड-19 महामारी के प्रभाव को दूर करने के लिए पर्यटन सहयोग की समीक्षा तथा पर्यटन में सहयोग के महत्व को स्वीकार करते हुए सदस्यों के द्वारा इस पर चर्चा किया गया। तो बस आपको ध्यान में रखना है कि इसमें टोटल जो है इब्सा में 3 कंट्री हैं, इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका, एंड दिस इज ट्राइलैटरल डेवलपमेंटल इनिशिएटिव बिटवीन इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका टू प्रमोट साउथ कोऑपरेशन एंड एक्सचेंज, राइट। दिस थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड, दैट्स इट। आगे चलिए, अब देखिए अगला जो न्यूज़ है वो मलेशिया से है। मलेशिया से क्या है? मुहिद्दीन यासीन, ठीक है, मुहिद्दीन यासीन जो हैं उन्होंने अपना त्यागपत्र सौंपा, और उसके बाद इस्माइल साबरी याकूब, ये हैं इस्माइल साबरी याकूब जो कि प्रधानमंत्री बने हैं मलेशिया के। सो आपको मालूम है कि मलेशिया का कैपिटल कहाँ है? मलेशिया का कैपिटल है कुलालंपुर। और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? इस्माइल साबरी याकूब, राइट। और ये कहाँ पर है? साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है यह क्या है? साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है मलेशिया, राइट। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है कि मलेशिया के नए प्रधानमंत्री इस्माइल साबरी याकूब बने, और जिसका जो कैपिटल है वह कुलालंपुर में है। तो ये तो था आपका नेशनल और इंटरनेशनल। रेस्ट ऑल जो है हम आपको वीडियो पार्ट 2 में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, सो आप बोर फील करने लगेंगे। तो प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक पत्रिका का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खत्म होता है। बाकी जो है पार्ट 2 में, अक्टूबर का पार्ट 2 वीडियो जब हम बनाएंगे, जल्द ही उसको अपलोड कर दूंगा। तो इसे तब तक देखें, और उसके बाद मैं उसका नेक्स्ट वीडियो जल्द ही अपलोड कर दूंगा। अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।